तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल IICT इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आप सभी के लिए IIBF की तैयारी से संबंधित बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, जिनके माध्यम से आप तैयारी कर IIBF का एग्जाम दे सकते हैं। और काफी भाइयों ने हमारी वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया। तो IIBF का जो एडवांस लेवल के एग्जाम है या कहें बेसिक के एग्जाम है, वो बेसिक एडवांस इन्हीं सारे क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी हमने कुल मिला के 8 सीरीज आप सभी के लिए 8 पार्ट प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें हमने कुल मिला के बात करें तो 170 क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप सभी के लिए वो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं अगर आप तैयारी करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सभी को कवर करवा दिए गए हैं। और आज की जो वीडियो है IIBF एडवांस लेवल से संबंधित है, जिसमें आप सभी को हमने जो 8वें पार्ट में 170 क्वेश्चन तक कवर करवाए थे। अब 170 के बाद जो अगला नंबर आता है 171 का, वहां से इस वीडियो में शुरू होंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी भाई अगर बेसिक की तैयारी करते हैं तो वो भी इन क्वेश्चन को देखते जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक के एग्जाम में भी आ रहे हैं। सिर्फ नाम है बेसिक का, लेकिन क्वेश्चन एडवांस के भी बेसिक वाले पेपर में आ रहे हैं। तो आप सभी भाई इन एडवांस क्वेश्चंस को भी बेसिक के साथ रिपीट करें, बेसिक वाले क्वेश्चन के साथ इनको भी ले और इनकी भी साथ में तैयारी करते गए, इनको भी तैयार करें, जिससे आप सभी को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, चलते हैं हम यहाँ पे। आज जो पार्ट है हमारा 9वां पार्ट, हमने 8वें पार्ट में आप सभी के लिए बताया था। लास्ट क्वेश्चन 8वें पार्ट का यही था कि ATM इज वन ऑफ द बैंकिंग चैनल, हियर द एब्रेविएशन ATM रिफर्स टू। मतलब ATM बैंकिंग चैनलों में से एक है। यहाँ संक्षिप्त नाम ATM का यहाँ पे पूरा नाम पूछा गया था, जिसमें हमने बताया था ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM का फुल फॉर्म होता है, यानी स्वचालित टेलर मशीन। तो दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है 171 का, यहाँ पे 171 का क्वेश्चन है, अंडर eKYC द आधार KYC सर्विस एज UIDI ऑथेंटिकेट्स कस्टमर्स। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि eKYC के तहत UIDAI के आधार पर KYC सेवा ग्राहक के को प्रमाणित करती है। तो जो eKYC होती है वो UIDAI पर आधार KYC सेवा ग्राहक के डेटा पर प्रमाणित करती है कि मोमेंट को प्रभावित करती है, या फिर बैंक अकाउंट नंबर को, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर KYC आप करवाते हैं तो जो कस्टमर का डेटा होता है, बायोडेटा, नेम, फादर नेम, BOB एड्रेस, ये सारी चीजें ये प्रमाणित करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है A नंबर, डेटा को प्रमाणित करती है, ऑप्शन A नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, थीज फॉर कवरेज अंडर द स्कीम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवर अंडर PMJDY। मतलब PMJDY के तहत जीवन बीमा कवर की योजना के तहत कवरेज के लिए आयु है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए जो कवर करने की आयु होती है 18 साल से 59 साल के बीच में होती है, और 60 पूरा हो जाएगा तो वो वृद्धावस्था में की कैटेगरी में आ जाएगा। तो 18 से 59 वर्ष की आयु वाला जो व्यक्ति होगा वो PMJDY के तहत जीवन बीमा कवर योजना के तहत लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर PMJDY ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विल बी अलाउड इन द SB अकाउंट। मतलब PMJDY के तहत SB खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी। कितने दिन में दी जाएगी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो OD की सुविधा होती है वो 36 महीने के लिए चालू OD सुविधा के रूप में खाते की वार्षिक समीक्षा के अधीन की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, BCA प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज टू द टारगेटेड पीपल ड्यू टू पुअर सर्विस ऑफ BCA एट द बैंक्स नेम एंड इमेज among the customers tarnished, this is a risk for the bank। मतलब BCA लक्षित लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। BCA की खराब सेवा के कारण ग्राहकों के बीच बैंक का नाम और छवि धूमिल होती है। यह बैंक के लिए एक जोखिम है। तो किस प्रकार की जोखिम है आपको बताना है। तो ऐसी जोखिम को रेपुटेशन जोखिम कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिष्ठागत जोखिम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डूज एंड डोंट्स फॉर एडहेरेंस टू द BCA। BCA के अनुपालन के लिए क्या करें और क्या ना करें कि आपकी समझ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो आपको इन सत्य कथन में से यही चुनना है कि ग्राहक की जानकारी के संबंध में गोपनीयता का पालन BCA के लिए आवश्यक है। जो ग्राहक
के होते हैं उनके संबंध में अगर जो बीसीए होते हैं तो उनकी जानकारी को वो क्या कर सकते हैं, गोपनीय बनाए रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज ट्रू विद द नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी। एनएफसी के तहत कह रहा है इसमें से कौन सा सही है, सच है। तो एनएफसी मोबाइल उस तकनीकी का प्रयोग करता है जो उपयोगकर्ताओं को डिजिटल सामग्री का आदान प्रदान करने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक स्पर्श से जोड़ने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग व्हिच इज डिस्क्राइब्ड एज ए स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल सिस्टम फॉर डिजिटल मोबाइल कम्युनिकेशन। मतलब निम्नलिखित में से किसे डिजिटल मोबाइल संचार के लिए एक मानकीकृत अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पे मोबाइल के लिए, या सामान्य पैकेट रेडियो सेवा प्रणाली, कोड डिवीजन, या तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रणाली। तो डिजिटल जो मोबाइल संचार के लिए एक मानकीकृत अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है वो है मोबाइल के लिए वैश्विक प्रणाली। ऑप्शन ए नंबर है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय इनक्रिप्शन। मतलब इनक्रिप्शन से आपका क्या मतलब है। तो दोस्तों इनक्रिप्शन से आपको यही देना है कि वह विधि जिसके द्वारा डेटा या सूचना को कोड में परिवर्तित किया जाता है। इनक्रिप्शन के माध्यम से डेटा या सूचना को कोड में परिवर्तित किया जाता है। मेथड बाय विच डाटा इंफॉर्मेशन आर कन्वर्टेड इनटू कोड। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन कियोस्क बैंकिंग द ट्रांजैक्शन आर डन थ्रू। मतलब कियोस्क बैंकिंग में लेन देन निम्न माध्यमों से किया जाता है। तो कियोस्क बैंकिंग में लेन देन किन माध्यमों से किया जाता है आपको बताना है। तो लेन देन का जो मेन माध्यम होता है वो इंटरनेट सक्षम आधारित तकनीकी। इंटरनेट अगर आपके उसमें नहीं होगा तो आप लेन देन नहीं कर सकते। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द सर्विस विच इज या आर प्रोवाइडेड बाय कियोस्क बैंकिंग। मतलब कियोस्क बैंकिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा या सेवाओं की पहचान करें। तो कियोस्क बैंकिंग के माध्यम से आप लोग क्या प्रदान करते हैं, नगद जमा करते हैं, नगद निकालते हैं, धन का हस्तांतरण करते हैं, यानी ये सारी चीजें आप करते हैं। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नंबर सही है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 183 का, विच एमंग द बिलो मेंशन फॉर्म ऑफ बैंकिंग कम अंडर डिजिटल बैंकिंग। मतलब कह रहा है नीचे बताए गए बैंकिंग कौन से रूप डिजिटल बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। डिजिटल बैंकिंग आपको पता होगा जो डिजिटली कार्य करता है, डिजिटली माध्यम से आप जिसका यूज करते हैं। ऑप्शन है शाखा बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, चेक जमा, पासबुक प्रिंटिंग। तो जो डिजिटल बैंकिंग है आपको पता होगा, डिजिटल का मतलब होता है एक प्रकार से जो मोबाइल के माध्यम से डिजिटली करते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग ऑप्शन है, मोबाइल बैंकिंग आपको सही ऑप्शन के रूप में सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्ड दैट स्टोर डाटा इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर आल्सो कार्ड। मतलब कार्ड जो एकीकृत सर्किट में डेटा संग्रहित करते हैं उन्हें भी कहा जाता है। अब ऐसे कार्ड जो डेटा संग्रहित करते हैं उनको कार्ड कहा जाता है। तो दोस्तों उनको क्या कहा जाता है, स्मार्ट कार्ड। आपको पता है स्मार्ट कार्ड है जिनको डेटा संग्रहित करते हैं जो कार्ड, वो स्मार्ट कार्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द बिलो फैसिलिटीज कैन बी अवेल्ड एट द एटीएम मशीन। मतलब नीचे दी गई सुविधाओं में से कौन सी एटीएम मशीन पर उपलब्ध है। अब ये जो सुविधाएं हैं इनमें से आप लोग जाते होंगे एटीएम में, तो कौन सी आपको एटीएम पर सुविधा अवेलेबल है आपको इन ऑप्शंस में से बताना है। आप एटीएम जाते हैं तो आपको नगद निकासी हो जाती है, पिन नंबर आप एटीएम के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं, और जब आप पैसे निकालते हैं तो आपको शेष राशि भी वहां से मिल जाती है, या फिर आप डायरेक्ट बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारे ऑप्शन आपको एटीएम पर मौजूद होते हैं, इसलिए आपका डी नंबर होगा उपर्युक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, डी नंबर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एटीएम स्टेबलाइज्ड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज आर कॉल्ड। जो गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्थापित एटीएम होते हैं उनको क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो जो गैर बैंकिंग द्वारा संस्थापित एटीएम होते हैं उनको व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। व्हाइट लेबल जो कि नॉन स्टेबलाइज्ड जो स्टेबलाइज्ड एटीएम होते हैं नॉन बैंकिंग के माध्यम से, तो वो कहलाते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैलेंस इंक्वायरी इज ए काइंड ऑफ।
बैलेंस इंक्वायरी का मतलब शेष राशि की जांच एक तरह का है। तो शेष राशि की जांच जो है एक तरह का क्या होता है, वो होता है गैर वित्तीय लेन देन। इसमें आपका लेन देन का मतलब नहीं होता नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिना ट्रांजेक्शन के मतलब एक प्रकार से ये कार्य होता है राशि चेक करने वाला। तो गैर वित्तीय लेन देन आपका बी नंबर का ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IMPS स्टैंड्स फॉर। IMPS का मतलब क्या है? आपने IMPS का यूज किया होगा या तो NFT का यूज किया होगा। IMPS के माध्यम से आप लोग तुरंत पेमेंट किसी खाते में भेज सकते हैं। NFT में आपका 24 घंटे, 48 घंटे या 4 घंटे का टाइम लग जाता है। तो IMPS का जो फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है क्या होता है, तो दोस्तों IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी तत्काल भुगतान सेवा जो है वो IMPS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 189 का, ए बैंक लेड मॉडल विच अलाउज फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजैक्शन एट माइक्रो ATM थ्रू द बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ऑफ एनी बैंक यूजिंग द आधार ऑथेंटिकेशन इज कॉल्ड। मतलब बैंक द्वारा संचालित मॉडल जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के व्यवसाय संवाददाता के माध्यम से माइक्रो ATM पर वित्तीय समावेशन लेन देन की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? जिस माइक्रो ATM के माध्यम से जिसमें आपका ट्रांजैक्शन होता है तो आपका कहलाता है AEPS यानी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, वो AEPS कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा सी नंबर सही आंसर के रूप में होगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द लॉ इन फोर्स इन आवर कंट्री फॉर द orderly development of payment ecosystem and who is the authority for the purpose for that person। भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के व्यवस्थित विकास के लिए हमारे देश में कौन सा कानून लागू है और उस उद्देश्य के लिए कौन सा प्राधिकरण है? तो भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हमारे देश में एक प्रकार का जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम लगा है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लागू किया गया है। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेटमेंट कैरीज इन करेक्ट ऑब्जर्वेशन एज इट रिलेट्स टू CBDC। मतलब CBDC से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं, यहाँ पे कौन सा कथन गलत अवलोकन करता है? तो यहाँ पे गलत अवलोकन आपको दिखाना है। तो गलत अवलोकन आपको इनमें से देखना है जो कि ये रहेगा आपका CBC RBI की बैलेंस शीट पर संपत्ति के एक आइटम के रूप में दिखाई देगा, जो कि ये गलत है और गलत ऑप्शन आपको बताना है, बाकी ये सही है। ठीक है, डी नंबर आपका सही ऑप्शन रहेगा गलत अवलोकन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ भी आप सभी को कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और गलत कथन की पहचान करें। तो आपको गलत ऑप्शन देना है, इनमें से गलत कथन देना है। तो गलत कथन यही रहेगा, रिटेल CBDC मूल रूप से अंतर बैंक लेन देन के निपटान के लिए है। ये आपका गलत कथन के लिए रहेगा सही आंसर ए नंबर, बाकी ये सही कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू ऑपरेटिव प्रोसीड्यूर्स ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर्स। अकाउंट एग्रीगेटर्स का मतलब होता है कि जिसमें आपका अकाउंट से संबंधित कार्य होता है। तो अकाउंट एग्रीगेटर की संचालन प्रक्रियाओं के संबंध में कौन सा सत्य है? तो अकाउंट एग्रीगेटर की संचालन प्रक्रियाओं में आपका यही सही कथन रहेगा कि अकाउंट एग्रीगेटर डेटा को नहीं देख सकते हैं, वे इसे केवल व्यक्तिगत सहमति या निर्देश के आधार पर एक वित्तीय संस्था से दूसरे संस्था में ले जाएं। जब भी आप अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से अकाउंट स्टेटमेंट निकालते हैं तो सबसे पहले वो आपकी सहमति लेगा, उसके बाद OTP जाएगी। सारे काम होने के बाद ही आपका अकाउंट आपके SMS के माध्यम से वो मैसेज करेगा लिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज ए पेमेंट गेटवे कंपनी फ्रॉम एमंग द लिस्ट गिवन बिलो। मतलब नीचे दी गई सूची में कौन सी पेमेंट गेटवे कंपनी है? पेमेंट गेटवे आपने पेमेंट ऑनलाइन किया होगा तो आपको पता होगा कि फिनवी, वन मनी, कैमफिंसर या बिलडेस्क, इनमें से कौन सी जो पेमेंट गेटवे कंपनी है? तो बिलडेस्क जो है वो एक प्रकार से पेमेंट गेटवे कंपनी है। डी नंबर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सामर्थ्य पोर्टल इज एसोसिएटेड विद। तो जो जन सामर्थ्य पोर्टल है वो किससे जुड़ा है? तो जन सामर्थ्य पोर्टल जो है वो ऋण से जुड़े सरकारी कार्यक्रम, क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट प्रोग्राम से संबंधित है ये जन सामर्थ्य पोर्टल। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज ट्रू विद रिगार्ड टू द
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, मतलब ओएनडीसी। ओएनडीसी के मतलब रूप में कह रहा है डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के संबंध में कौन सा सत्य है। तो आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें से आपका सत्य कथन रहेगा सी नंबर, ओएनडीसी छोटे व्यवसायों को आमतौर पर प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणालियों और उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम करेगा। सी नंबर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल इज ए, मतलब संचार कौशल एक है। तो संचार कौशल क्या है, आपको बताना है कि संचार कौशल एक प्रकार का सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल संचार कौशल है। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडेंटिफाई द विच इज नॉट ए सजेस्टेड एट्रीब्यूट फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर, मतलब निम्नलिखित विशेषताओं का अध्ययन करें और उस विशेषता की पहचान करें जो ग्राहक के साथ संबंध बनाने के लिए सुझाव की गई विशेषता नहीं है। तो सही ऑप्शन आपको क्या बताना है, जो इंटेम्परेंस होता है, जो असंयम होता है, वो संबंध बनाने के लिए एक प्रकार की विशेषता नहीं होती है। बाकी सुनना, सकारात्मकता, सहानुभूति, ये एक प्रकार से अच्छे कौशल की विशेषता होती है, जो बीसी होते हैं उनके लिए ये है। ठीक है, अब ये 199 का क्वेश्चन है, फ्रॉम एमंग द गेस्चर लिस्टेड बिलो आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट एन एट्रीब्यूट डिजायर्स टू प्लीज द इरिटेट कस्टमर, मतलब नीचे सूचीबद्ध हाव भाव में से उस विशेषता की पहचान करें जो क्रोधित ग्राहक को खुश करने के लिए वांछित विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या रहेगा, व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराना ये एक प्रकार से वांछित विशेषता नहीं है जो क्रोधित ग्राहक को खुश कर सके। और लास्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ एन अदर पर्सन इज नोन एज, मतलब किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने में सक्षम होने की गुणवत्ता को के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा समानुभूति, एम्पैथी। ठीक है, समानुभूति एम्पैथी जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो आपने कुल मिला के इस सीरीज में टोटल 200 क्वेश्चन कवर करवाएं। आई होप आप सभी जो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन समझ में आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी ये 9वें पार्ट तक की सारे क्वेश्चन आप सभी कवर कर लीजिएगा। एक 1 पार्ट से लेके 9 पार्ट तक के आप सभी को सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।